जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 1 लाख को पार कर चुके हैं। 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बुलेटिन में अब आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें और आंकड़े जो आपको बताएंगे कि कुल केस 1,06,000 से ज्यादा पहुंचा है। आइए आपको ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये तस्वीर इस वक्त क्या है देश के नक्शे पर, क्योंकि इस समय चुनौती ये है कि लॉकडाउन 4 में रियायतों के साथ शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसके साथ ही संक्रमण से बचने के तमाम इंतजाम किए जाएं और ये एहतियात हर लेवल पर लेने की जरूरत है। लेकिन अगर इस पर आप ताजा अपडेट देखिए, कुल मामले 1,06,750 तक पहुंच गए हैं। जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 42,298 है, लेकिन मौत 3,303 लोगों की अब तक हुई है। और इससे ये साफ हो जाता है कि संक्रमण को लेकर ग्राफ जो है वो भारत में अभी फ्लैट नहीं हुआ है, जो कोरोना का कर्व है वो फ्लैट नहीं हुआ है। और इसी को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये चिंता है। पर अगर आप राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, कुल मामले 37,136 है और अकेले मुंबई में 25,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 9,639 है, तो वहीं 1,325 लोगों की मौत हुई है। ये महाराष्ट्र की स्थिति है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। मामले यहां पर 12,140 तक जा पहुंचे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 5,000 से ज्यादा है, लेकिन 719 लोगों की मौत भी हुई है। तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और ये अपने आप में ये बताता है कि इस सूची में कौन से वो राज्य हैं जो टॉप पर बने हुए हैं। दिल्ली की इस तस्वीर देखिए, राजधानी में 10,554 मामले रिपोर्ट हुए हैं, 4,750 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 168 लोगों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, अगर इनके आंकड़ों को हम क्लब कर दें, जोड़ दें, तो इन 3 राज्यों के आंकड़े मिलाकर ही भारत में कुल जितने संक्रमण के केस हैं उसके 50% इन 3 राज्यों के हैं। राजस्थान पर अगर आप नजर डालेंगे तो मामले 5,845, 3,337 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 143 लोगों की मौत भी हुई है। अब यहां पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर है, लेकिन इसके साथ ही जो इंतजाम कोरोना को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सब के मद्देनजर प्रयास अब यही कि जल्द से जल्द हालात बेहतरी की तरफ बढ़ें। लेकिन इन सबके बीच जो समस्या बनी हुई है प्रवासी मजदूरों की, उसे लेकर सरकारों के बीच, दलों के बीच किस तरह का टकराव है, ये भी देखिए। यूपी में बसों को लेकर सरकार और कांग्रेस के विवाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1000 बसेस रवाना तो कर दी, लेकिन ये बस सीमा पर खड़ी हैं, बॉर्डर पर खड़ी हैं। इस बीच चिट्ठी और विवाद और तेज हो गया। एक दिन पहले गलत जानकारी देने को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के सचिव पर केस दर्ज करा दिया गया। तो आज फिर प्रियंका गांधी के सचिव की तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया है और यह कहा गया है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। हमें नोएडा, गाजियाबाद की तरफ जाने से रोका गया है। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया है। पत्र में कहा गया है कि आज शाम 4 बजे तक हम यहीं डटे रहेंगे। राजस्थान से यूपी जा रही बसों को फतेहपुर सीकरी के पास रोका गया और इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। एक बार फिर चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार को यह कहा गया है कि हम आज शाम 4 बजे तक इंतजार करेंगे, यहीं डटे रहेंगे। लेकिन बसों को यूपी में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? बस के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। आज भी कांग्रेस पार्टी 4 बजे तक बसों को लेकर यूपी राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। चिट्ठियों का दौर अभी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं उनसे। सर, ये बताइए कि अभी भी कांग्रेस कह रही है कि वो जिनके पास जितनी बसें हैं, करीब 850 के से ज़्यादा, वो बसें आप ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस को इस संक्रमण काल में राजनीति से बचना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं, 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जो आने वाले श्रमिकों का जब तक हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, उनकी स्केलिंग नहीं करेंगे, उनकी उपचार के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके भोजन के लिए उनके किट्स भोजन के किट्स देने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम उनको कैसे ला सकते हैं। ये इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। कांग्रेस संक्रमण काल में भी पॉलिटिक्स का अपना राजनीतिक लाभ तलाश रही है, उसको राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कह रही है कि भाई आपने ठीक है जितने बसें आपको लगी कि गड़बड़ हैं या जो आपको लगा कि ऑटो है या फिर ये है, आप उसको अलग कर दीजिए। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जो बसें अच्छी हैं, जो बची हुई बसें हैं, उनको आप ले लीजिए, इस्तेमाल कर। सरकार के पास में रोज रोज इनका जो फर्जी तरीके से तैयार किए गई सूचियां हैं उनका निरीक्षण करने का समय है, या जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके उपचार की, या जो हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी सुरक्षित यात्रा की। हमारे पास में रोज रोज इस प्रकार के नाटकों के लिए स्थान नहीं है। हमारे पास में जरूरी है पहली कि सुरक्षित यात्रा, प्रवासी नागरिकों की यात्रा सुरक्षित हो, उनका स्क्रीनिंग हो, उनके उपचार की व्यवस्था हो जो भी पीड़ित हैं, और उनके सबके भोजन के लिए और बाद भविष्य में रोजगार मिल सके उसके लिए स्केलिंग के लिए हमारे पास में इतना काम है। और हमने बताया कि हमारे 900 से ऊपर ट्रेन आ चुकी हैं, वो 850 बसें देने की बात कर रहे हैं। 27,000 बसें हमारे उसमें लगी हुई हैं, 12,000 तो यूपीएसआरटीसी की बसें लगी हैं, और 15,000 बसें जो हैं हर जिलाधिकारी के सुपुर्द 2 बसें लगा के रखी गई हैं। तो व्यापक इंतजाम सरकार के पास में है, यानी इसकी जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार मदद करना चाहता है तो राजस्थान सरकार करे। प्राइवेट व्यक्ति से हम इस प्रकार की सरकारी साधन के दुरुपयोग की हम प्राइवेट व्यक्तियों से बात क्यों करें। अगर बसों के संदर्भ में राजस्थान सरकार कोई मदद करना चाहती है, पहले तो अपने वहाँ उत्तर भारतीय जितने हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान सरकार उनको बसों में ला के गंतव्य पे हमारे यहाँ तक भिजवावे। खाली बसें हमारे वहाँ भेज रहे हैं, जो श्रमिक उनके वहाँ भूखे मर रहे हैं, भूखे तड़फ रहे हैं बेचारे, तो उनके भोजन की व्यवस्था करें और उनको लाने के यहाँ पर छोड़ने की व्यवस्था करें। आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट किया गया है, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं लखनऊ में और फतेहपुर सीकरी में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कानून ये कोई सरकार का काम नहीं है। कानून अपना काम करता है, जहाँ पे होता है कानून के अनुसार कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो ये इस तरीके से चलेगा, अभी चलेगी सियासत इस तरीके से, या चीज़ें रुकेंगी? सियासत सरकार थोड़ी कर रही है, ये सियासत करने वालों से पूछिए, जिनको हर चीज में सियासत दिखती है, हर चीज में पॉलिटिकल लाभ दिखता है, उनको ना तो प्रवास। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हें हैंडल करने का समय हमारे पास नहीं है। ये वक्त है कोरोना से लड़ने का और जनता को राहत पहुंचाने का। लेकिन कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो राजनीति के तहत कर रही है, और जो बसें मुहैया कराई गई, जब तक उन्हें चेक नहीं किया जाएगा, जब तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक उन्हें एंट्री नहीं दी जा सकती। लेकिन उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने क्या कहा, ये सुनिए। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है, और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। प्रियंका गांधी क्यों बस भेजना चाह रही है? क्योंकि सरकार नहीं भेज रही है। केंद्र सरकार चाहती तो श्रमिकों को अपने घर भेज सकती थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए, क्या घोषणा करी उसमें, कितने लोगों के टिकट खरीद के दिए। और ये बार बार जब बात उजागर हुई तब रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण इसका किया। हम चाहते हैं कि गरीब अपने घर पहुंच सके। आज व्यक्ति जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखा है, इतने हफ्तों से परेशान है, अपने घर जाना चाहता है, उसकी मदद करना ना सिर्फ नैतिकता है, उसका संविधान का अधिकार भी है। लल्लू जी वहाँ गिरफ्तार हो गए और यहाँ संदीप सिंह जी के खिलाफ हजरतगंज में FIR हुई है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में बदले की भावना से, द्वेष की भावना से कार्रवाई के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तत्काल ये FIR वापस होनी चाहिए जो गैर कानूनी है, और अजय कुमार लल्लू को ससम्मान रिहा करना चाहिए। हम इस गिरफ्तारी की और इस FIR की निंदा करते हैं। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेके नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको?
आप वहां पे लगाओ ना, वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप यहां पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच का विवाद हमने आपको दिखाया, लेकिन एक विवाद बॉर्डर पर चल रहा है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एंट्री को लेकर। और आज भी यूपी सीमा सील होने से हजारों लोगों की मौजूदगी से जाम लग गया। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज पर गाड़ियां खड़ी रहीं। नोएडा प्रशासन अब भी बिना पास वालों को एंट्री नहीं दे रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर डीएनडी पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है, दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। दरअसल यूपी में एंट्री अगर आपको चाहिए तो, और खास तौर से नोएडा में, तो आपके पास पास होना जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज में अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपके पास पास है, नोएडा डीएम के द्वारा जारी किया गया पास है, तभी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आप दिखाते हैं कि जिन गाड़ियों पर अगर पास नहीं है तो उन्हें आगे रोक करके पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, और अगर कोई आई कार्ड नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो फिर या तो वापस कर दिया जाता है बॉर्डर पे, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जुर्माना किया जाता है। नोएडा डीएम का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई शख्स जो बाहर निकलता है और वो वजह नहीं बता पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर गाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने इसेंशियल सर्विसेज से अगर जुड़े हैं तो वो पास ऊपर ही लगा के रखते हैं। जाहिर तौर पर जो बॉर्डर पर पुलिस है वो एक एक गाड़ी को चेक करने की कोशिश करती है, हर किसी से पूछताछ की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुपर साइक्लोन सामने है। अम्फान साइक्लोन तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सुबह करीब 7 बजे तूफान ओडिशा के पारादीप से महज 110 किलोमीटर दूर रह गया था। तूफान की तीव्रता फिलहाल 102 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जैना के मुताबिक अगले 6 से 8 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। बालासोर की तस्वीर आपके सामने, भद्रक, तो वही पश्चिम बंगाल के दीघा और पूर्वी गोदावरी आंध्रा से ये तस्वीर आपके सामने है। समंदर की लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की तीव्रता इस वक्त जबरदस्त है। एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। अम्फान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दोनों ही राज्य हाई अलर्ट पर इस वक्त है। तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, यहां पर प्रभाव जबरदस्त रहने वाला है, जिसके मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम ने जो है पूरी तैयारी वहां पर की है। 53 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल में दीघा के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफानी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अम्फान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान अम्फान। अम्फान तटीय राज्यों में तबाही का तूफान। दीघा तट से 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान। साइक्लोन अम्फान अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर। पारादीप और सारे तटवर्ती इलाकों में लगातार रात भर बारिश हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दक्षिण बंगाल के सारे जिलों में लगातार रात भर बारिश हुई है।
समुद्री तूफान अम्फान सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में मचा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने तूफानी खतरे को देखते हुए कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 एंड गॉस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोन के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे की ड्रोन से निगरानी कर रही है। मछुआरों और स्थानीय लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड से जानकारी देने के लिए दीघा से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं और कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू मौजूद हैं। मनोज्ञा, बीते 2 साल में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून से जस्ट पहले तूफान का सामना पूर्वी इलाकों को देश के करना पड़ रहा है। ओडिशा में पिछले साल फणी आया था और इस बार अब जब अम्फान तूफान आ रहा है तो ओडिशा और बंगाल ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। आप मौजूद हैं तट के नजदीक ही, किस तरह की परिस्थिति अभी वहां पर है, क्या इंतजाम अभी वहां किए गए हैं? परिस्थिति बद से बदतर हो रही है क्योंकि जिस तरह से तूफान की गति बढ़ रही है उसी तरह से जो साइक्लोन अम्फान है वो भी समुद्र में उफान मचाए हुए है। मैं इस समय हूँ दीघा के तटवर्ती इलाके में, जहां पर पहले तो इलाके को खाली करा दिया गया है। चंद लोग हैं, वो भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उन्हें तैनात किया गया है जगह जगह पर निगरानी करने के लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में ना आए। तो वहीं दूसरी ओर जहां सुबह तक जो लहरें थी वो करीब 6 से 8 फुट थी, अब वो 10 से 12 फुट हो रही हैं। आमतौर पर 3 से 5 सेकंड का एक अंतराल होता है 2 लहरों में, लेकिन अब वो भी नहीं है। जिस गति से और जिस वेग से ये बार बार लहरें आकर समुद्र तट पर अपना एहसास करवा रही हैं, उसी तरह से बारिश भी लगातार हो रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कल से लेकर अभी तक बारिश हो रही है। बिजली अधिकतर जगहों पर कट गई है या काट दी गई है और वहीं समुद्री तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अगले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, घर में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। जहां एक और कोविड-19 का कहर है तो वहीं दूसरी ओर समुद्र में तूफान का असर। बिल्कुल मनोज्ञा, हालांकि देखिए समस्या देश के सामने इस वक्त ऐसी है कि मुझे तो ये लग रहा था मैं आपसे ये पूछूं कि बंगाल में कोरोना को लेकर क्या इंतजाम है, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर है। लॉकडाउन 4 के फेज में हम दाखिल हो रहे हैं, लेकिन तूफान सामने आ गया है, लाखों की संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चुनौतियां हैं। ये तो एक नए सिरे से चुनौती का सामना करना पड़ेगा सरकार को वहां पर। बहुत ही बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिन सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जिन जगहों पर, खास तौर से जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं जो इन इलाकों में बने रहते हैं, और वो कई वर्षों से बने हैं क्योंकि इन इलाकों में तूफान या चक्रवाती तूफान कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी आलम यह है कि इन्हीं साइक्लोन शेल्टर्स को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था, लिहाजा वहां लोग थे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात की है, खास तौर से स्थानीय लोग जो नहीं शिफ्ट करना चाहते उन जगहों पर, यह कहकर कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी और हम क्वारंटीन सेंटर या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना वहां रहेंगे तो जान को खतरा होगा। लेकिन खतरा इन इलाकों में यह भी रहता है क्योंकि जो छोटी दुकानें होती हैं, जो टीन का सामान, जो छतें होती हैं, जब वो इन हवा के वेग से उड़ना शुरू करेंगी तो कई गुना ज्यादा नुकसान करेंगी। साइक्लोन फोनी में भी यही हुआ था, जहां पर पुरी में लगातार 1 घंटे तक तूफान ने वहां पर कहर बरपाया था और उसके बाद पूरे पुरी को तहस नहस कर दिया था। दीघा और इसके आसपास के इलाके, मतलब दक्षिण 24 परगना में जो सुंदरबन का इलाका है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। चक्रवात जब इस तरफ बढ़ रहा है, कुछ ही घंटों की बात है, लैंडफॉल होगा तो बर्बादी का भी मंजर होगा, लेकिन उसका पूरी तरह से निर्भर करेगा कि किस गति और किस वेग से ये हवाएं चलती हैं और लहरें कितना ऊंचा उठकर अंदर जमीन के इलाके तक जा सकती हैं। जी, मैं मनोज्ञा आपके पास लौटती हूँ। इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से। इंद्रजीत, अमेरिकी जो एजेंसी है नासा, उसके रिपोर्ट्स जो सामने आ रहे थे, उन्होंने
5th कैटेगरी में रखा है, श्रेणी 5 में रखा है इस तूफान को, इसके खतरनाक लेवल को देखते हुए। सरकार किस तरह से इसको एनालाइज कर रही है और कितना हिस्सा बंगाल का ऐसा है जो प्रभावित रहने वाला है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछली बार जब आइला तूफान बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछली बार जब आइला तूफान आया था उससे काफी जानमाल की क्षति हुई थी, उससे भी ज्यादा तीव्र गति से ये जो तूफान वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की कोस्ट में आने वाली है और इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ किया गया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है जो तटीय है वहां पे। और इस वक्त के हालात आपको दिखाना चाहते हैं। हम लोग इस वक्त हुगली नदी के किनारे हैं और इस तरह का जो नजारा है वो काफी देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं किस तरह का टाइडल वेव है, जो लहर है नदी का वो काफी बढ़ तेज हवाएं यहाँ पे एंकर करके रखा गया है, लेकिन फिर भी वो खुद अपने आप से मूव करके जा रहा है। और आशंका ये है कि इतनी घनी आबादी वाली ये जो शहर। तो इंद्रजीत हमें ये पूरी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं, सरकार कैसे निपट रही है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। अम्फान तूफान, अम्फान शब्द यानी इसका मतलब होता है आसमान। थाईलैंड ने ये नाम तय किया था बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को लेकर। अब तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा के तटीय इलाके से 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया, जबकि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से 3 लाख लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया है। भारत के समुद्र तट से टकराने से पहले ही सुपर साइक्लोन ने अपनी विनाशकारी लीला दिखानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। आंधी के साथ बारिश का दौर तेज होने लगा है। मतलब हर गुजरते लम्हे के साथ तूफानी खतरा और करीब आता जा रहा है। कोलकाता और दीघा में भी बारिश और आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। समुद्र की लहरें दीघा के तट तक आ चुकी हैं। इस समय तट और समुद्र के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर चुनौती ये भी है कि कितना संभव हो सके और जितना संभव हो सके दोनों उड़ीसा और बंगाल की राज्य सरकार जितना कम हो सके वो नुकसान रखने की कोशिश कर रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के साथ और उड़ीसा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ओडिशा में करीब 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से खाली कराया गया है। एमएमएस के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें और नौकाएं लगातार समुद्री इलाकों में गश्त कर रही हैं। पोर्ट्स ऑलरेडी खाली कर दिया है। धामरा पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड गोपालपुर पोर्ट, तीनों पोर्ट के वेसल सभी शेल्टर स्टेशन में निकल गए हैं। इस एरिया से निकल के नीचे के साउथ साइड में चला गया। पश्चिम बंगाल में भी करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें बशीरहाट की हैं, जहां माइक से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफानी खतरे के मद्देनजर हल्दिया पोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है, लेकिन कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें कोरोना का खतरा है। गाड़ी है, रिक्शा है, उसके बाद हम सामान लेके घर में रखते हैं। जैसे वो झाड़ आएगा, काल आ सकता है, इसलिए डरे हुए हैं लोग। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय इलाकों में तूफान से निपटने के इंतजामों का निर्देश दिया।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और तूफान से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तटीय इलाकों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से तूफान प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान करें। देश के कई और हिस्सों में भी तूफान का असर हो सकता है। तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गौतम बुद्ध नगर के लिए लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत अब 4 पहिया वाहन में 2 लोगों को चलने की इजाजत है। ऑड इवन और सामाजिक दूरी के साथ बाजारों को खोला जाएगा। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है। तो लॉकडाउन 4 में गौतम बुद्ध नगर के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स के लिए 2 लोगों को इजाजत होगी इसमें चलने की, यानी सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऑड इवन और सामाजिक दूरी के साथ बाजार भी खुल सकेंगे। होम डिलीवरी के विकल्प आपके पास उपलब्ध होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।